हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूजीसी नेट एचआरएम क्लासेस। आज हम पीवाईक्यू सीरीज में दिसंबर 2024 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये पार्ट वन है इस दिसंबर 2024 के क्वेश्चंस का। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। ये मेरा स्मॉल इंट्रोडक्शन है फॉर माय फर्स्ट टाइम व्यूअर्स। सो लेट्स मूव क्वेश्चन के थ्रू बढ़ते हैं। सबसे पहले ये अप्रेजल एरर और उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। तो हैलो इफेक्ट क्या होता है कि वन क्वालिटी जो है वो डोमिनेट करेगी रेटिंग के लिए, मतलब एक ही क्वालिटी वन एस्पेक्ट से ही इन्फ्लुएंस होगा। प्राइमेसी इफेक्ट हो जाता है, फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो मैटर करता है रेटिंग के लिए, जो भी फर्स्ट इम्प्रेशन है उसके अकॉर्डिंग रेट करना। स्पिल ओवर इफेक्ट, पास्ट के बेसिस पे रेटिंग करना, उसी पास्ट रेटिंग को ही फॉरवर्ड ले जाना। और ये स्टीरियोटाइपिंग, मतलब किसी के बारे में जो बिलीफ है बस उसी के अकॉर्डिंग उसका रेटिंग कर देना। सो फर्स्ट इम्प्रेशन, here I have mentioned week of 4. So just मैं previously no, ये तो परसेप्चुअल सेट का हो जाएगा। ओके, मे बी मैंने चार्ट जो है वो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के साथ ही लगा दिया है, ये ऐसे ही है। ठीक, दूसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में मे बी ये ऊपर नीचे होगा, बाकी मैंने इसको डायरेक्ट अटैच कर दिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हेनरी फ्योल के बारे में पूछा जा रहा है। 6 कैटेगरीज के बारे में कौन कौन सा उन्होंने दिया था। तो सब टेक्निकल दिया था, कमर्शियल दिया था, फाइनेंशियल दिया था, सिक्योरिटी दिया था, अकाउंटिंग दिया था, मैनेजेरियल दिया था। ये आप याद कर लेना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो इसके अकॉर्डिंग ACD इज द करेक्ट आंसर। मार्केटिंग नहीं दिया था हेनरी फ्योल ने अपने कैटेगरीज में, 6 कैटेगरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सिक्वेंशली अरेंज करना है हमें बिहेवियर इन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ग्रुप डेवलपमेंट। ग्रुप कैसे फॉर्म होता है। सबसे पहले ग्रुप फॉर्म होता है आपका, ये दिया हुआ किसका है वो बता देते हैं। मे बी नेक्स्ट टाइम आपसे ऑथर का भी नाम पूछा जा सके। ब्रूस टकमैन। सो सबसे पहले इंसान फॉर्म करने के लिए ईगर होता है, वो चाहता है इंफॉर्मेशन गैदर करना उसके लिए। तो यहाँ पे फॉर्मिंग होगा। जब एक बार उसने इंफॉर्मेशन गैदर कर लिया, वो एंशियस है। फिर एक फेज आएगा स्टॉर्मिंग का, जहाँ पे फ्रस्ट्रेशन होगा, कंपटीशन होगा, हॉस्टिलिटीज होगी, ये सब। ये होगा स्टॉर्मिंग का कॉन्सेप्ट, जहाँ पे लोग परेशान होंगे ग्रुप में। उसके बाद आएगा नॉर्मिंग, जहाँ पे लेस डिससेटिस्फाइंग होंगे, आप लगेगा कि आप बिलोंग कर रहे हो इस ग्रुप से। तो ये हो जाएगा आपका नॉर्मिंग, मतलब आप नॉर्मल नॉर्मल हो जाओगे उस ग्रुप के साथ। फिर आ जाएगा आपका परफॉर्मिंग, मतलब परफॉर्मिंग मतलब पर्सनल रिलेशंस अच्छे होने लगेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, इंटरडिपेंडेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा परफॉर्मिंग। और लास्ट हो जाएगा एडजर्निंग, जहाँ पे अपसेट एंड डिप्रेस्ड। एडजर्निंग। सो इसका जो ये है, सबसे पहले होगा फॉर्म होगा। फॉर्म होने के लिए ईगर होगा इंसान, ज्वाइन करना चाहेगा। फिर उस ग्रुप को ज्वाइन करने में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आएगा, स्टॉर्मिंग होगा। फिर नॉर्मल हो जाएगा वो उस ग्रुप के साथ। फिर वो ग्रुप के साथ मिलके परफॉर्म करेगा। और लास्ट में वो फिर से डिससेटिस्फाई हो जाएगा तो एडजर्न करेगा।
ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन सेकेंड। द पावर टू एक्सटेंड मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के बारे में बात किया जा रहा है। अब हमें लगता है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसलिए हम इसको इस एक्ट को भी अब फुल डिटेल में पढ़ लेंगे एक बार। to agriculture has been conferred on the state government। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर किस दिया गया है, किस सेक्शन के अंदर, कि वो एग्रीकल्चर को ऐड कर सके। सेक्शन 2(1) के अंदर ये दिया गया। सेक्शन 1 जो है वो डील करता है आपका किस चीज से, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट ऑफ एक्ट। ये तो जानते हैं हम लोग, हर हर सेक्शन, हर एक्ट में सेक्शन 1 इसी से डील करता है ऑलमोस्ट। एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। सेक्शन 1(3) जो है वो डील करता है आपका इस्टेब्लिशमेंट, कौन सा इस्टेब्लिशमेंट इस एक्ट के अंदर, इस्टेब्लिशमेंट टू विच एक्ट अप्लाइज, किस किस एक्ट, कहाँ कहाँ एक्ट अप्लाई होगा, इस्टेब्लिशमेंट विच एक्ट अप्लाइज। ठीक है, जैसे फैक्ट्रीज, माइंस, प्लांटेशन, शॉप, सब जगह। और 2(1) बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एग्रीकल्चर को ऐड कर सकता है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर। और सेक्शन 2 वो सबसेक्शन 2 आपका डील करता है एक्सटेंशन को, ईएसआई कवरेज की वजह से, सॉरी एक्सक्लूजन, मतलब कहाँ कहाँ एक्सक्लूड किया जाएगा, एक्सक्लूजन ड्यू टू ईएसआई कवरेज की वजह से। मतलब मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को एग्रीकल्चर तक एक्सटेंड करने का पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, ये याद कर सकते हैं। मे बी नेक्स्ट टाइम पूछा जाए किस गवर्नमेंट के पास है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, 55 की तरफ मूव करते हैं। ये है टाटा वर्कर्स यूनियन इज एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये इंडस्ट्रियल यूनियन का एग्जाम्पल है। कैसे, क्राफ्ट यूनियन होंगे सेम स्किल से, सेम स्किल और सेम ट्रेड वाले लोग। स्टाफ यूनियन होंगे सुपरवाइजरी, क्लरिकल, कल, ऑफिस स्टाफ, ये सारे। इंडस्ट्रियल यूनियन हो जाएंगे जो इंडस्ट्री, सेम इंडस्ट्री और इंटरप्राइज से बिलोंग करते हैं। और जनरल यूनियन डिफरेंट ऑक्यूपेशन एंड इंडस्ट्री के। ये 2025 के PYQ में भी एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एल्बर्ट बेंडूरा की थ्योरी के बारे में ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है, इन एक्टिव मास्टरी, एक्सपीरियंस, मास्टरी एक्सपीरियंस, सक्सेस जो होता है इन परफॉर्मिंग अ टास्क, वो कॉन्फिडेंस से बढ़ता है, टास्क इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस। उसके बाद एक होता है विकैरियस मॉडलिंग, जिसमें दूसरे को देख के आप बिलीव करोगे अपने ऊपर कि हाँ मैं भी ये काम कर सकता हूँ। फिर हो जाएगा वर्बल परसुएशन, जिसमें इंकरेजमेंट होगा, पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, उससे आपकी सेल्फ एफिकेसी इन्हांस होगी। फिर आ जाएगा अराउजल। अराउजल जो है वो इमोशनल और फिजियोलॉजिकल स्टेट, मतलब जो कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करेगा।
कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट इसके अंदर नहीं आता है। सो ABCE इज द करेक्ट आंसर। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक्सप्लॉइटेटिव ऑटोक्रेटिक क्या होता है? इसमें जो है लीडर्स के पास जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है, नो कॉन्फिडेंस इन सब। लीडर्स को जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है सबऑर्डिनेट्स के ऊपर। फिर आता है बेनोवेलेंट ऑटोक्रेटिक। इसके इसमें लीडर्स जो है वो कंडेंसेंडिंग कॉन्फिडेंस होता है इसमें। कंडेंसेंडिंग कॉन्फिडेंस होता है। पार्टिसिपेट इसमें आपका सब्सटैंशियल अच्छा कॉन्फिडेंस माना जाता है। डेमोक्रेटिक में फुल कॉन्फिडेंस दिया जाता है। ठीक है, तो ये मैंने ऑप्शंस को यहाँ पे मैच करके ऑलरेडी लिख दिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मॉडल ग्रीवांस प्रोसीड्योर इन इंडिया हैज बीन वर्कड आउट बाय ILC। ILC ने मॉडल ग्रीवेंस प्रोसीड्योर को फॉर्मुलेट किया था 1958 में। किस लिए किया था? यूनिफॉर्म प्रोसीड्योर देने के लिए। यूनिफॉर्म प्रोसीड्योर फॉर हैंडलिंग वर्कर्स ग्रीवेंस। वर्कर्स ग्रीवेंसेस वर्कर के ग्रीवेंस को हैंडल करने के लिए इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में। ठीक है, 1958 में। और SLC क्या है? ये एडवाइजरी बॉडी है। एडवाइजरी बॉडी है जो डिस्कस करता है, लेबर इश्यूज डिस्कस करेगा ILC के पास ले जाने से पहले। और ILO तो आपका इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स और कन्वेंशंस पे बात करता है। ये वर्कर्स एजुकेशन पे बात करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये मैनेजमेंट PDQ के बारे में पूछ रहा है। इसमें 200 कितने आइटम्स, 208 आइटम्स होते हैं। और PAQ जो होता है, पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चन आयर जो होता है, उसमें 194 आइटम्स होते हैं। PAQ पोजीशन, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चन आयर। तो बढ़ते MPS मोटिवेटिंग पोटेंशियल स्कोर। सबसे पहले जानते हैं इसके अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या आ जाते हैं। कंपोनेंट्स इसमें हो जाएगा स्किल वैरायटी, टास्क वैरायटी, टास्क सिग्निफिकेंस, ऑटोनॉमी और फीडबैक, है ना। सो हमेशा याद रखेंगे कि ऑटोनॉमी और फीडबैक जो है ये आपका ब्रैकेट से बाहर रहेगा। ठीक है, EF ब्रैकेट से बाहर रहेगा, तो ब्रैकेट से बाहर AF सिर्फ इस वाले में है। सो B विल बी द करेक्ट आंसर। टास्क आइडेंटिटी, टास्क सिग्निफिकेंस, स्किल वैरायटी, इन सब का जो है वो ये ब्रैकेट्स के अंदर रहेंगे का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 1 सेकेंड, मैं इसको सोच रही हूँ थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। मे बी नेक्स्ट टाइम अगर डिटेल्स में कुछ पूछा जाए तो ये जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल के अंदर आता है। ठीक है, और ये दिया हुआ किसका है? ओल्डहैम का। ठीक है, स्किल वैरायटी क्या हो जाती है? जानते, स्किल वैरायटी होती है जॉब को परफॉर्म करने के लिए कितने डिफरेंट स्किल्स चाहिए। जो डिफरेंट स्किल्स चाहिए जॉब को परफॉर्म करने के लिए, स्किल्स टू परफॉर्म जॉब। टास्क आइडेंटिटी होती है कि एम्प्लॉय कितने हद तक एक पूरे और आइडेंटिफाइबल पीस ऑफ वर्क को स्टार्ट
से फिनिश तक कंप्लीट करता है। एम्प्लॉय कितना काम कर पाएगा एक काम को कम एम्प्लॉय कितना स्टार्ट से एंड तक एक काम को कंप्लीट कर पाएगा। स्टार्ट से एंड तक एक काम को कंप्लीट करेगा। कहाँ तक कर सकता है, कितना टास्क कर पाएगा, कंप्लीट करेगा। और टास्क सिग्निफिकेंस हो जाएगा जॉब का दूसरे लोगों या ऑर्गेनाइजेशन पर कितना इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है। टास्क सिग्निफिकेंस इम्पैक्ट की बात करता है। ठीक है। ऑटोनॉमी हो गया एम्प्लॉय को काम करने का तरीका, उसके टाइमिंग, डिसीजन में कितनी फ्रीडम मिलती है। फीडबैक तो परफॉर्मेंस के बारे में। एक एग्जांपल मान के चलो टीचर का। ठीक है। तो एक टीचर के लिए स्किल वैरायटी क्या होगी कि उसको क्या क्या चीज़ आना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट उसको टीचिंग आना चाहिए, प्रेजेंटेशन आना चाहिए, ठीक है, इवैल्यूएट करना आना चाहिए सही से, काउंसलिंग करना आना चाहिए स्टूडेंट का, तभी स्टूडेंट आपसे अटैच होगा और आपको अपने प्रॉब्लम्स बताए। अब टास्क टास्क वैरायटी क्या होगी कि वो क्या क्या काम अपना कर सकता है। उम, मतलब कोर्स कोर्स प्लान कर पाएगा कि नहीं, ठीक है, असेसमेंट कर पाएगा कि नहीं, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक जो भी काम है टीचर का वो कर पाएगा कि नहीं। और टास्क सिग्निफिकेंस हो जाएगा स्टूडेंट्स का के करियर पे इम्पैक्ट, इम्पैक्ट टीचर का स्टूडेंट करियर पर, ठीक है, ये हो जाएगा। ऑटोनॉमी मतलब कितना अलग अलग तरीके का वो मेथड चूज कर सकता है। और लास्टली फीडबैक तो आपको स्टूडेंट के रिजल्ट से, सुपरवाइजर्स के कमेंट से मिल जाएगा। दूसरी तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये होफस्टीड मॉडल के बारे में बात करता है। तो इसको याद करने के लिए 5 चीज़ है। एक है पावर डिस्टेंस, एक है इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म, ठीक है, अनसर्टेनिटी वर्सेस अनसर्टेनिटी, अवॉइडेंस, मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी, लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म। पावर डिस्टेंस हो जाएगा कि कितना एक्सेप्टेंस है, अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं। इंडिविजुअलिज्म हो जाएगा कि प्रेफरेंस इंडिविजुअल को दिया जा रहा है या ग्रुप को दिया जा रहा है, ग्रुप गोल को फोकस किया जा रहा है। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस हो जाएगा आपका एम्बिग्विटी या अनसर्टेनिटी की तरफ कितना टॉलरेंस है, ठीक है। वैसे ही मस्कुलिनिटी हो जाएगा अचीवमेंट, अचीवमेंट से रिलेटेड। और फेमिनिटी हो जाएगा आपका रिलेशनशिप से रिलेटेड, ठीक है। सो ए बी सी डी इज ई इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसको याद करने का तरीका पावर, PIUML याद कर लो। पावर डिस्टेंस, इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी, और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। AIDA का फुल फॉर्म इसमें पूछा गया है। AIDA मॉडल अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन हो जाएगा। अटेंशन मतलब कस्टमर का अटेंशन ग्रैब करना। एक एक एग्जांपल इसको लेके चलते हैं। अटेंशन हो जाएगा जैसे आपको यूजीसी नेट क्रैक करना है, यूजीसी नेट क्रैक करना है 20 डेज में, तो ये आपका अटेंशन है। तो आपका इंटरेस्ट किस चीज़ पे जाएगा कि स्ट्रैटेजी देखना, स्ट्रैटेजी देखने में आपका इंटरेस्ट जाएगा। फिर आपकी डिज़ायर होगी कि आप बहुत लोगों से अच्छा करो तभी क्रैक कर पाओगे, इम्प्रूव स्कोर, ठीक है, परसेंटाइल सही करना। फिर एक्शन ये होगा कि आप अभी देखोगे वीडियो और प्रिपेयर करना शुरू करोगे। Next question is arrange in sequence the scheme of participation in accordance with the formation and creation
इन असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए में डालना है। तो मैं यहाँ पे सबका ईयर लिख दूंगी, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर लोगे। इंस्टीट्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, ये हो जाएगा आपका 1983। बोर्ड लेवल पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट 1970। शॉप काउंसिल आपका 1975। जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल 1958। और वर्कर्स कमेटी 1947 हो जाएगा। सो उसके अकॉर्डिंग आप अरेंज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लासिकल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग नॉट करेक्ट, क्या करेक्ट नहीं, इज अ सोशियो टेक्निकल सिस्टम। सबसे पहले जानते हैं इससे एसोसिएटेड कौन कौन है। तो हेनरी फ्योल और एफ डब्ल्यू टेलर, मैक्स वेबर, ये सब इससे एसोसिएटेड है। ठीक है, इसमें सोशियो टेक्निकल अप्रोच पे काम नहीं होता है, सिस्टम अप्रोच पे काम होता है। सो पहला ही क्वेश्चन जो है, पहला ही ऑप्शन जो है वो गलत है। फंक्शंस प्रिंसिपल स्किल ऑफ मैनेजमेंट कंसिडर्ड यूनिवर्सल सही है। फॉर्मल एजुकेशन और ट्रेनिंग के बेसिस पे बात होती है। मैनेजरियल स्किल्स को डेवलप करने का एम्फेसिस होता है इकोनॉमिक एफिशिएंसी में। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिजाइनिंग अ स्ट्रक्चर्ड सिचुएशनल इंटरव्यू, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, एनालाइज करेंगे जॉब को कि हाँ जॉब क्या है। फिर उसके बाद उसकी रेट करेंगे, मेन ड्यूटी क्या क्या है। फिर उसके अकॉर्डिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस बनाएंगे और फिर उसका आंसर्स बनाएंगे और लास्ट में अपॉइंट करेंगे इंटरव्यू पैनल को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन किसने दिया था, एआईएम, एम विश्वेश्वरैया ने दिया था 1941 में। किस लिए दिया था, प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड सपोर्ट इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को। ठीक है, इनको एम विश्वेश्वरैया को जो है फादर ऑफ मॉडर्न इंजीनियरिंग भी कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इंजीनियरिंग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनडिफरेंस कर्व के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट, इनडिफरेंट कर्व्स जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, सही। इंडिकेट हायर लेवल ऑफ फर्टिलिटी। कनकेव टू ओरिजिन नहीं होता है, ये कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। सो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। क्यों होता है ये, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से। diminishing marginal rate of सब्स्टिट्यूशन की वजह से होता है। जैसे मान लो, कैसे, जैसे जैसे हम एक गुड की जगह दूसरा गुड लेते जाते हैं ना, तो 1 सेकेंड, मान लो एप्पल है 5 और मैंगो है 5, दोनों मिला के 10 है। अब मान लो एप्पल बढ़ाते जाओ तुम 6 करो, मैंगो 4 करो, तो ये रहेगा तो 10, लेकिन इसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है, यूटिलिटी यहाँ पे कम होती जाएगी। ठीक है, इसकी यूटिलिटी कम होती जाएगी, तो मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है, इसलिए ये ओरिजिन की तरफ झुकता जाता है और यहाँ पे कन्वेक्स कर्व बनता है।
ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंट्रोलिंग प्रोसेस की बात हो रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो प्रोसेस कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले इसमें इस्टेब्लिशमेंट करेंगे स्टैंडर्ड। एक बार स्टैंडर्ड इस्टेब्लिशमेंट होगा, फिर आप उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस को मेजर करोगे, फिर कंपेयर करोगे, और फिर एनालिसिस करोगे, और लास्ट में उसके अकॉर्डिंग करेक्टिव एक्शंस लेंगे। ठीक है। एन अप्रोच, होम कंट्री जहाँ पे आएगा सीधे एथनोसेंट्रिक, होस्ट कंट्री जहाँ पे आएगा पोलीसेंट्रिक, और जियोसेंट्रिक मतलब रिगार्डलेस ऑफ नेशनलिटी। ठीक है ना, ये कोई स्टाफिंग अप्रोच नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के बेसिस पे है ये क्वेश्चन। डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी, द कंट्रोलिंग अथॉरिटी कंडक्ट कर सकता है इंक्वायरी। कंट्रोलिंग अथॉरिटी किस किस चीज़ पे इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है? हाँ, अटेंडेंस पे कर सकता है बिल्कुल, और डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है बिल्कुल। वेल, लेकिन इसको कोई ज़रूरत नहीं है कि ये रिप्रेजेंट करे बाय ए लीगल प्रैक्टिशनर, इसको रिप्रेजेंट करे, ऐसा कुछ नहीं। एविडेंस मांग सकता है, एफिडेविट्स मांग सकता है। ठीक है, और एग्जामिनेशन के लिए इशूइंग कमीशन फॉर और द एग्जामिनेशन विटनेस, ये सब कर सकता है, लेकिन लीगल प्रैक्टिशनर इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ये आपका है कि किसने, हु हैज़ डिफाइंड, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में एज इट इज, तो ये याद रखेंगे। जॉइंट कमिटी ऑफ आईएलओ और डब्ल्यूएचओ, ये दोनों ने मिलके दिया है ऑक्यूपेशनल हेल्थ। ऑक्यूपेशनल हेल्थ की बात जो है, वो इन लोगों दोनों ने मिलके दिया है, जहाँ पे आपका प्रमोशन मेंटेनेंस हो जाएगा, फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग, इल हेल्थ, वर्किंग कंडीशंस के बेसिस पे, हेल्थ प्लेसिंग, ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट के बेसिस पे जो प्रॉब्लम्स आ रहा है उसके बारे में इन लोगों ने बात किया था। अर्लियर टू लेटर आपको अरेंज करना है, तो मैं इसका मेंशन कर देती हूँ। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर, ये आया 1932 में। ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन 1941 में, इससे 10 साल बाद आया। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये आया 1927 में। एम्प्लॉयर फेडरेशन ऑफ इंडिया 1933 में। काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉय 1956 में आया। सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अरेंज किया हुआ मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन कोड ऑफ डिसिप्लिन ने दिया है, और रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन किसने दिया है? ट्रेड यूनियन एक्ट में 1926। ठीक है, ये इंटीग्रेटेड एचआरडी सिस्टम आपका उदय पारिक, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये बहुत बार पीवाईक्यूज में आया है। ह्यूमन कैपिटल अप्रेजल अप्रोच, फ्राइडमैन। स्ट्रैटेजिक जहाँ पे आ जाएगा उल्ड्रिच एंड लेक, आप ऐसे याद कर सकते हो कि लेक को कैसे किस स्ट्रैटेजी से पार किया जा सकता है, तो उल्ड्रिच एंड लेक। इंटीग्रेट इंटीग्रेटिव फ्रेमवर्क, यंग एंड बर्मन, तो इंटीग्रेट होके काम करने का काम यंग लोग कर सकते हैं, ऐसे ऐसा आप अपना निमोनिक्स बना सकते हो, उससे आप इजीली कुछ भी चीज़ को याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट एन इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट, सो रिहैबिलिटेशन ऑफ एक्सपेंसेस, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट। सबसे पहले जानते हैं डायरेक्ट
कॉस्ट होता है जो डायरेक्टली स्पेंड हो रहा है, ठीक है, जैसे मेडिकल एक्सपेंस हो गया, कंपनसेशन हो गया, जो डायरेक्टली हो रहा है खर्चा, रिहैबिलिटेशन हो गया, और कॉस्ट जो कंसिक्वेंस की वजह से होता है, कंसिक्वेंस की वजह से जो आप कॉस्ट झेल रहे हो, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है, जैसे अर्निंग पावर घट जाना, प्रोडक्शन घट जाना, कॉस्ट ऑफ ब्रेकिंग इन न्यू वर्कर्स हो जाना, तो ये सब इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है। सो दैट्स ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज वीडियो। और इफ यू लाइक माय वीडियो, इफ यू आर liking my teaching style, please like, share and subscribe my channel to motivate me to bring such more videos for you all. Thank you.